आज हम हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने रिसेंटली सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारी हिस्ट्री का। आज हम थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, 7वीं कक्षा हिस्ट्री आर पास्ट सेकंड। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि है दिल्ली सल्तनत के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ लिया, पालास के बारे में पढ़ा, साथ में हमने गुर्जर प्रतिहारस के बारे में पढ़ा। हमने न्यू किंगडम्स, न्यू किंग्स के बारे में, न्यू डायनेस्टीज के बारे में काफी गहराई से समझने का प्रयास किया। साउथ में हमने चोलास के बारे में भी काफी स्टडी की। हमने समझा चोलास जो फ्यूडिटरी थे आपके पल्लवास के, वो किस तरीके से पावर में आते हैं और क्या उनका पावर सेंटर था, किस जगह पर वो पावरफुल हुए। यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमें इस चैप्टर से क्या क्या सीखने मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम दिल्ली के बारे में जानेंगे। याद करिए हमने पिछले चैप्टर में महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर इसी का कंटिन्यूएशन आने वाला है। हम 1206 से आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं, 1206 के आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं। वहां पर हमने 700 से लेके 1000 एडी तक की कहानी पढ़ ली थी। इसके बाद आप देखने वाले हैं बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत के राजा रहेंगे या फिर दिल्ली सल्तनत का जो पर्टिकुलर सिस्टम था उसके बारे में नए तरीके से समझने वाले हैं। हम गैरिसन के बारे में समझने वाले हैं। गैरिसन किस चिड़िया का नाम? गैरिसन टाउन्स हुआ करते थे जो एम्पायर में, उसका क्या इंपॉर्टेंस था। आप देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था, आपका जो कंट्रोल और कंसोलिडेशन होता था आपके एम्पायर में वो किस तरीके से होता था, पर्टिकुलरली खिलजीज और तुगलक्स में। आपको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनसे पता चलेगा। साथ में आपकी सल्तनत में जो 15th और 16th सेंचुरी में जो भी चेंजेस आए उसके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि दिल्ली का क्या स्थिति है। दिल्ली की शुरुआत हमें देखने की जरूरत है। आप देखने वाले हैं 12th सेंचुरी के आसपास दिल्ली का क्या सीन है। दिल्ली में जो आपका दिल्ली का कैपिटल है, ये दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी किंगडम तोमर के लिए। जो आपके तोमर राजपूत हैं उनके लिए, जो तोमर डायनेस्टी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था आपका दिल्ली। यहाँ पर आप देखने वाले हैं किस तरीके से तोमर्स को हरा दिया जाता है चौहान्स के द्वारा। चौहान जो आज जिनका पावर सेंटर अजमेर हुआ करता था, वो आपके तोमर्स को हराने वाले हैं और दिल्ली और अजमेर दोनों पर चौहान्स का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाएगा। दिल्ली धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर की तरह डेवलप होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यहाँ पर बहुत सारे रिच जैन, जो आपके पर्टिकुलर जैन सेक्ट को या जैन रिलीजन को फॉलो करते थे, वो मर्चेंट्स यहाँ रहा करते थे। और इन मर्चेंट्स की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। और साथ में ये मर्चेंट्स जो थे काफी रिच थे, जिसकी वजह से ये आपके टेंपल्स बनवाने वाले हैं, पर्टिकुलरली जैन टेंपल्स। आप देखने वाले हैं एक स्पेशल तरीके का सिक्का भी बनाया जाता था, सिक्का मिंट किया जाता था, जिसको आप दहलीवाल कहते थे। ये आपको टर्म याद रखना है, दहलीवाल। जनरली आपके मिडिवल से इस तरीके के टर्म्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाते हैं। और ये जो दहलीवाल है ये वाइडली सर्कुलेटेड था, काफी दूर दूर तक इसका सर्कुलेशन हुआ करता था। आप देखने वाले हैं किस तरीके से दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस कैपिटल को किस तरीके से एक वास्ट एरिया में डेवलप कर दिया जाएगा और सब कॉन्टिनेंट में आप देखने वाले जो दिल्ली सल्तनत है उसकी नींव यहीं रखी जाएगी। आपकी 13th सेंचुरी में ये तमाम कहानियां चालू होने वाली है। हमने आपसे बात की दिल्ली की सिचुएशन क्या है। दिल्ली में जो राजपूत तोमर्स हैं वो कंट्रोल करेंगे, बाद में चौहान कंट्रोल करेंगे। और पिछले चैप्टर की याद आपको आ रही होगी, बैटल ऑफ तरेन की मैंने बात की थी आपसे। जो बैटल ऑफ तरीन होता है, जो तराइन की लड़ाई होती है, तराई की लड़ाई होती है, वहां मैंने आपसे कहा था कि 1192 में जो दूसरा बैटल ऑफ तरेन हुआ था, वहां पे आपको याद रखने की जरूरत है। वहां पर आपके पृथ्वीराज चौहान हारे और वहां से जो आपका मोहम्मद गौरी है वो कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है, वो अपना कंट्रोल बढ़ाने का प्रयास करता है। आप देखने वाले 13th और 14th सेंचुरी में किस तरीके से सल्तनत बढ़ेगी और किस तरीके से दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाएगा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की हम बात करेंगे जो दिल्ली सल्तनत ने आसपास जो इंपॉर्टेंट सिटीज बनाई इस इलाके में, उसके बारे में हम बात करते हैं। आज देखेंगे आप ये सारी सिटी मिला के आज का दिल्ली बन जाता है। आप देखें हौस खास, सीरी का नाम आपने सुना है, जहांपना का नाम सुना है, दिल्ली कोहना का नाम आपने सुना है। ये सारे इलाके आपके बनाए जाते हैं। साथ में आप देखने वाले हैं फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये सारे इलाके जो है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, ये सारे इलाके आज मिल गए हैं और ये सारे इलाके मिलके आज का दिल्ली बन गए। मैं दिल्ली में जो एक हायरार्की है, जिस तरीके से रूलर्स की एक रेंज आती है, रूलर्स जिस तरीके से आते और जाते हैं, इनकी पूरी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजी दी गई है किताब में। आप राजपूत के बारे में बात करें तो पहले हम देखते हैं तोमर्स आते हैं। तोमर्स आपके आने वाले लगभग 1165 के आसपास। बाद में आप देखेंगे थोड़े समय के लिए अंगपाल, उसके बाद आपके चौहान आने वाले हैं। चौहान में पर्टिकुलरली आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान जो एक इंपॉर्टेंट किंग थे वो आने वाले हैं, वो कंट्रोल एस्टैब्लिश करने वाले हैं। और फाइनली 1192 में जैसे ये बैटल ऑफ तरेन हारते हैं, इनकी कहानी वहां से खत्म हो जाती है।
मोहम्मद गौरी अपने गवर्नर को, अपने स्लेव को भेजने वाला है। यहां से आपकी ममलुक डायनेस्टी चालू होने वाली है, टर्किश रूल चालू होने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला बंदा जो आता है यहाँ पर 1206 से 1210 तक ही अपना कंट्रोल रखेगा। बाद में फाइनली उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और फाइनली आपके गयासुद्दीन बलबन आएंगे। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मजार है, ये जो टूम बनाया गया है, ये जो मुसोलियम बनाया गया है, ये आपका कुतुब मीनार के अंदर है और ये जो मुसोलियम है वो आपके इल्तुतमिश का मुसोलियम है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बाद में आपका बलबन। बलबन के बाद आप देखेंगे खिलजी डायनेस्टी आती है, उसमें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जलालुद्दीन और उसके बाद अलाउद्दीन। आपने पद्मावत पिक्चर देखी होगी, उम्मीद करता हूं सबने पद्मावत देखी होगी। जिसने नहीं देखी तो वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की नजर से ये पिक्चर देख सकता है। आपको अलाउद्दीन के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत सी चीजें वहां के सोशल पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। तो जब आपका अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन के बाद फाइनली आप देखने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी खत्म होगी और तुगलक डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। तुगलक में कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। इस तरीके से ये सिलसिलेवार ये चीजें चलने वाली हैं, डायनेस्टीज आने वाली हैं। और तुगलक के बाद आएंगे सैयद जो कुछ समय रूल करने वाले हैं और फिर उसके बाद आएंगे लोधी। लोधी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इस तरीके के इंपॉर्टेंट राजा रहे। और उसके बाद आपका मुगल साम्राज्य चालू होगा जो बाबर एस्टेब्लिश करने वाला है आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के बाद से। यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली की कहानी बदल जाएगी और मुगल साम्राज्य की कहानी यहाँ से ही शुरू होने वाली है। तो यहाँ तक हमने दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उनको हमने एक लाइन से डिस्कस कर लिया। चाहे आप बात करें शुरू में तोमर, तोमर के बाद चौहान, चौहान के बाद आपके ममलुक डायनेस्टी जो टर्किश लोग आते हैं उनकी बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। उसके बाद आपके खिलजीज आएंगे, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोधी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर किताब में दिया गया है 4 स्टेजेस, 4 सिलसिलेवार तरीके, 4 स्टेप्स जिसे आप मैन्युस्क्रिप्ट बनाते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के लिए आप देखने वाले सबसे पहले आपको कागज की दरकार है, आपको कागज की जरूरत है। अगर आपको कागज की दरकार है तो आपको कागज बनाना होगा। और ये देखिए यहाँ पर ये महाशय कागज बना रहे हैं। कागज बनाने के बाद एक आदमी होगा जो लिखने का काम करेगा। यहाँ पर आप देखिए लिख रहे हैं। याद करिए हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था एक अलग से नौकरी थी, एक अलग से पेशा हुआ करता था स्क्राइब्स का, जिनका काम था लिखना। तो ये आप देखने वाले हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा इनको। लिखने के बाद आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट जगह है, आज हम हाईलाइटर यूज करते हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट जगह पर आप देखने वाले मेल्टेड गोल्ड को डाल दिया जाता था और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या पैसेजेस हैं उनको इस तरीके से हाईलाइट किया जाएगा सोना डाल के। और ये सोना डालने का काम ये आदमी कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे जब ये किताब तैयार हो जाएगी तो इसकी बाइंडिंग की जाएगी। इसकी बाइंडिंग की जाएगी आपकी, जिसमें आप जनरली यूज करते थे बाइंडिंग में वुड और लेदर। वुड लेदर यूज होता था और साथ में आप देखने वाले हैं कहीं कहीं पर आपको मेटल भी देखने मिलता था। बाइंडिंग में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें यूज की जाती थी। आज आप जब बाइंडिंग करते हैं तब आप पुट्ठे का यूज करते हैं, गत्ते का यूज करते हैं और साथ में धागे का यूज करते हैं। उस समय जो बाइंडिंग होती थी उसमें मेटल, वुड एज वेल एज लेदर का यूज किया जाता था। अब हम जरा दिल्ली सल्तनत के बारे में और गहराई से जानते हैं। हमें कैसे पता चलता है इन तमाम चीजों के बारे में? मैं आपको कैसे बता पा रहा हूं कि तुगलक बाद में आए, खिलजी पहले आए? इस चीज के लिए यहाँ पर हिस्ट्रीज लिखी जाती थी, यहाँ पर वहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन से तो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, साथ में आप देखने वाले हैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको हिस्ट्रीज से मिलने वाली है। हिस्ट्रीज मतलब तारीख, या फिर आप इनको प्लूरल में कहेंगे तवारीख। ये तवारीख जो है ये पर्शियन शब्द है और ये पर्शियन में लिखा जाता था और ये जो आपकी हिस्ट्रीज हैं तमाम डायनेस्टीज की, उनको डिस्कस किया जाता था। आप देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में तवारीख जो होने वाला है ये पढ़े लिखे लोग लिखने वाले हैं। काफी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, चाहे आप बात करें सेक्रेटरीज की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, पोएट्स, कोटियर्स, ये सारे लोग तवारीख को लिखने वाले हैं। साथ में इनका एक और काम था, ये आपके रूलर को एडवाइस भी करते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, गवर्नेंस में एडवाइस के बारे में भी डिस्कस किया जाता है और यहाँ पर जस्ट रूल पे एम्फेसिस किया जाता था। जस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, इंसाफ पसंद रूल होना चाहिए, सच्चाई के ऊपर रूल होना चाहिए, इस तरीके की चीजों के ऊपर भी एम्फेसिस किया जाता था। आप देखने वाले हैं किताब में सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में दिया है। सर्कल ऑफ जस्टिस को आप पर्शियन में कहते हैं फक्र ए मुताबिर। फक्र ए मुताबिर में इसमें सर्कल ऑफ जस्टिस की बात की गई। आप देखेंगे बड़ी नायाब बात है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। आपका जो राजा है वो राजा आपका सिपाहियों पे, सिपह सलारों पे, आपकी आर्मी पे डिपेंडेंट है। आपकी जो आर्मी है वो सैलरी पे डिपेंडेंट है। आपकी सोल्जर को रोजी रोटी के लिए पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए। आपकी जो सैलरी है वो डिपेंडेंट है आपके रेवेन्यू कलेक्शन पे, और जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है वो डिपेंडेंट है आपके पीसेंट्स के ऊपर। पीसेंट्स आपके डिपेंडेंट है प्रोस्पेरिटी और पीस के ऊपर। अगर वो खुश है, वो प्रॉस्परस है, तो वो खेती करने वाले हैं, तो उनको रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू आप कलेक्ट करेंगे।
सैलरीज देंगे, सैलरी से आप सोल्जर्स और आर्मी बनाएंगे, और आर्मी जब आप बना लेंगे तभी आप राजा बन पाएंगे। तो ये पूरा एक जस्टिस का सर्कल चलता है, एक पूरा गोलाकार में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड साइकिल चलती है। इसलिए आप देखने वाले हैं किंग जो है वो जस्टिस को प्रमोट करने वाला है और ऑनेस्टी को प्रमोट करने वाला है अपनी गवर्नेंस में। और ये चीजें हमेशा फोर्स की जाती थी, इस चीजों को हमेशा एम्फसाइज किया जाता था कि जो किंग है वो ऑनेस्ट और जस्ट राज को चलाए, सच्चाई से रूल करे। आप देखने वाले हैं जो ऑथर होंगे तवारीख के, जो ये हिस्ट्रीज लिखने वाले ऑथर्स होंगे, ये जनरली सिटीज में रहेंगे। सिटीज में रहने का सीधा मतलब ये है क्योंकि ये किंग की जो एक्टिविटी है, जो आपके राजा की, रूलर की एक्टिविटी है, उसको ही नोट करते थे। इसीलिए उनको राजा के सामने रहना जरूरी है, और ये मेनली दिल्ली के आसपास ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली में ही आपके सुल्तान है। और ये जो साथ आसपास के जो गांव हैं उनमें कभी कभी जाया करते थे, और बड़ी मुश्किल है इनका जाना हो वहां, क्योंकि इनका मेन काम तो सुल्तान के आसपास ही था। यहां पर जब वो हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री लिखने के बदले में उनको, उसकी अवज में उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। याद करिए, मैंने एक और चीज बताई थी जो इससे संबंधित है, तवारीख से एक और संबंधित बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों में डिस्कस किया है, और 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी हमने इसकी चर्चा की। आपको याद आ रहा होगा मैं किस बात के बारे में बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रशस्ति की। जो प्रशस्ति लिखी जाती थी, जो प्रशस्ति लिखी जाएगी आपकी, वो भी क्या है, वो भी तो तवारीख, उसमें तारीफें लिखी जाती थी सुल्तान की, सुल्तान के राज के बारे में लिखा जाता था कि सुल्तान बड़े इंसाफ पसंद हैं, बड़े अच्छे आदमी, इस तरीके की बातें लिखी जाती थी। और यही चीज आपको यहां भी देखने मिलने वाली है। और यहां पर आप देखेंगे वहां पर जो आपके संस्कृत में राइटर्स होते थे, जो आपके प्रशस्ति लिखते थे, उनको रिवॉर्ड्स मिला करते थे, लैंड ग्रांट्स मिला करते थे, घोड़े हाथी मिला करते थे। यहाँ पर आपके तवारीख लिखने वाले लोगों को रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पर जो आपका सुल्तान है वो इनको अमीर बना देगा, माला माल कर देगा। आप देखने वाले हैं किस तरीके से जो ऑथर्स हैं ये रूलर्स को एडवाइस करने वाले हैं, और यहाँ पर वो बात करने वाले हैं सोशल ऑर्डर की और बर्थ राइट की, और जेंडर डिस्टिंक्शन की भी ये बात करेंगे कहीं ना कहीं। ये जेंडर डिस्टिंक्शन की बात का मतलब ये है, कहीं ना कहीं जो विमेन है उनको सबऑर्डिनेट माना जाता था मेन का, बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर फिजिकल फैक्टर्स। लेकिन एक और चीज ये समझ में आई आपको देखने से, इस किताब में पढ़ने से आपको समझ में आएगी कि जो बर्थ राइट या फिर जो जेंडर डिस्टिंक्शन वाले आइडियाज है ये सब शेयर नहीं करते थे, लेकिन एक सोशल बैलेंस बनाने के लिए, एक सोशल ऑर्डर बनाने के लिए इस चीज को ओवरऑल फॉलो किया जाता था। आप देखने वाले बर्थ राइट क्या होता है। बर्थ राइट में आप देखने वाले जो प्रिविलेज के क्लेम्स है वो बर्थ के हिसाब से ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ डिसाइड होंगे। अगर राजा का बेटा है तो वो राजा बनने के लिए पूरा अधिकारी है, भले उसमें एबिलिटीज ना हो। इस तरीके की चीजों का बर्थ राइट कहते हैं। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखने वाले हैं जेंडर डिस्टिंक्शन। तो यहां पर आप देखेंगे सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो आपके मेन और विमेन में होते हैं, इसकी वजह से ये हाईलाइट किया जाता था, ये बताया जाता था कि जो मेन है दे आर सुपीरियर देन विमेन, और इसको आप कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्टिंक्शन। आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजा बनता है, और इल्तुतमिश के बाद आप देखेंगे इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को राजा बनाया जाता है, सुल्तान बनाया जाता है। रजिया सुल्तान जब गद्दी संभालती है तब यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो ये आया, आपका सबसे पहला तो आया जेंडर डिस्टिंक्शन का, दूसरा बर्थ राइट की भी बातें की जाएंगी आगे, बर्थ राइट की बातें आगे आएंगी, यहाँ जेंडर डिस्टिंक्शन आपको हाईलाइट किया जाएगा। मिनाज इसराज, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। मिनाज इसराज जिसने हिंदुस्तान शब्द यूज किया था पहली बार 13th सेंचुरी में, वो बताते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मानते हैं कि इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो उतने एबल नहीं थे, वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, उतने ज्यादा गुणवान नहीं थे कि उनको सुल्तान बनाया जाए। लेकिन उनकी जो बेटी थी उसमें सारे गुण थे, पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि आपके जो नोबल्स रहने वाले हैं, जो आपके तमाम लोग रहने वाले हैं, वो कंफर्टेबल नहीं थे एक क्वीन को अपना रूलर देखते हुए। उनको ये पसंद नहीं था कि एक औरत उनके ऊपर रूल करे। वो मैन थे और वो ये मानते थे कि मैन आर सुपीरियर देन विमेन। तो इस वजह से ये सारी परेशानियां चालू हुई। और आप देखते हैं मिनाज इसराज बताते हैं कि 1240 एडी में, 1240 एडी में आप देखने वाले हैं रजिया सुल्तान को हटा दिया जाता है थ्रोन से। इस तरीके की चीजें यहां पर देखने मिलती है। मिराज सिराज ये भी बात कहते हैं कि जो क्वीन का रूल था ये कहीं ना कहीं एक सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा था, जो ईश्वर ने ऑर्डर बनाया है उसके अगेंस्ट जा रहा था। जहां पर ये माना जाता है, ये गॉड के ऑर्डर का हवाला देते हैं, ये कहते हैं भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि जो विमेन है वो मैन की सबऑर्डिनेट रहेगी। इस तरीके की बात मिनाज सिराज हमें बताते हैं। यहां पर ये पढ़ते हैं, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। मिनाज सिराज कहना चाहते हैं कि अगर इसके पास इतने सारे एक्सीलेंट क्वालिटीज आई लेकिन ये मैन नहीं है, तो फिर इसके पास ये क्वालिटीज आई कैसे।
क्योंकि भगवान ने जो क्रिएशन किया है उसमें तो विमेन को सबॉर्डिनेट बनाया है, और अगर ये सबॉर्डिनेट है तो इसमें एक्सीलेंट क्वालिटीज कहां से आई? तो कहीं ना कहीं मिराज और सिराज जो आपका सोशल सिस्टम है, जो सोशल ऑर्डर है, उसको अपने टर्म से, अपने इस शब्द से, अपने इस सेंटेंस से चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से हमें रजिया सुल्तान के बारे में पता चलता है, और वो अपने सिक्कों में ये लिखवाया करती थी कि मैं रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, इस तरीके से वो रूल किया करते थे। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल दिया जाता है काकटिया साम्राज्य का, काकटिया डायनेस्टी का, जहां जो वारंगल में है, आंध्र प्रदेश के पास में। यहाँ पर जो रुद्रमा देवी थी, इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, आपने देखा होगा। बाहुबली की जो हीरोइन है वो यहाँ पर, इसमें भी हीरोइन है। तो रुद्रमा देवी जो है, इनके बारे में बताया जाता है। यहाँ ये बताया जाता है रुद्रमा देवी के बारे में कि इनने जब रूल किया तो इनने एज अ मैन रूल किया, इनको एज अ मैन प्रेजेंट किया गया इंस्क्रिप्शंस में। ये प्रिटेंड करती थी कि ये एक मैन है, ना कि ये विमेन है। अब उनको ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही उसी तरीके का सोशल ऑर्डर होगा, उसी तरीके की चीजें होंगी, जहां पर जो भी बात की जाएगी वहां पर मैन को सुपीरियर माना जाएगा। इसीलिए इनने अपने आप को मैन की तरह प्रिटेंड किया। एक और रानी के बारे में बात की जाती है कश्मीर में, जो है 1980 से लेके 1003 तक। तो इस समय पे आप देखेंगे दिद्दा के बारे में बात की जाती है। दिद्दा जो है वो पर्टिकुलरली कश्मीर में रूल करती थी। ये जो दिद्दा ड्राइव होने वाला है शब्द, ये दीदी से आने वाला है, जिसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर। और ये स्वाभाविक सी बात है, एक अफेक्शन के लिए, लव और अफेक्शन की तरफ से, रिस्पेक्ट की तरफ से इनको दिद्दा या दीदी बुलाया जाता था। ये चीज भी यहां से समझ में आती है। अब हमें पढ़ने की जरूरत है गैरिसन, जो गैरिसन टाउन एम्पायर में बनाए थे और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में एक्सपेंशन हुआ, ये हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए गैरिसन क्या होता है। आपने देखा होगा गैरिसन बहुत सारे फौजियों के गैरिसन होते हैं। गैरिसन ऐसी जगह होती है जहां पर आप देखने वाले हैं आपके आर्म्स और सोल्जर्स होंगे, सोल्जर्स के रहने की जगह होगी, वहां पर आर्म्स भी होते हैं, उसको आप गैरिसन कहते हैं। गैरिसन टाउन का मतलब यह है कि एक जगह बनाई जाएगी, एक किला बनाया जाएगा, और किले के अंदर जो टाउन होगा उसको आप गैरिसन टाउन कहेंगे। उस किले के अंदर आपको सोल्जर्स भी मिलने वाले हैं, उसके अंदर आपको वेपन्स भी मिलने वाले हैं, और वो जो पूरा टाउन है वो फोर्टिफाइड होने वाला है, वो किलेबंदी होने वाली है उसकी। यहाँ पर आप देखें, इल्तुतमिश के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। इल्तुतमिश के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट गैरिसन टाउन्स यहाँ पर बताए गए। किस तरीके से आप देखेंगे एक एक करके यहाँ पर गैरिसन टाउन्स डेवलप किए जा रहे थे। लाहौर में डेवलप किया गया, आप देखने वाले हंसी में, दिल्ली में, मंदोर, इस तरीके से अलग अलग जगह पर, ग्वालियर, अलग अलग जगह पर फोर्टिफिकेशन हो रहे थे और डेवलपमेंट्स आ रही थी। लखनौती तक आप देखने वाले कहीं ना कहीं इन्होंने डेवलपमेंट किया था, अपने अपने पावर सेंटर्स, गैरिसन टाउन्स डेवलप कर रहे थे। इसका रीजन था, आप देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है वो 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी के आसपास काफी हेवीली फोर्टिफाइड जगहों पर रहती थी। बड़े बड़े जो फोर्ट्स होते हैं, जो किले होते हैं, उसके अंदर ही रहती थी। सल्तनत का कंट्रोल बाहर नहीं था। जो आपके हिंटरलैंड है, जो गांव खेड़े हैं, वहां पर उनका कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था। जो सल्तनत है वो मेनली डिपेंड करती थी व्यापार पे। अगर आपको ट्रिब्यूट्स मिल गए तो उन ट्रिब्यूट्स पे डिपेंड करेगी, या फिर आपने कहीं किसी जगह किसी साम्राज्य को लूट लिया, वहां पे प्लंडर किया, तो उस सप्लाईज पे आप डिपेंड करते थे। आप देखने वाले हैं जो गैरिसन आपके होते थे, गैरिसन टाउन जो दूर दूर बनाए गए हैं, बंगाल के पास बनाए गए हैं या सिंध के पास बनाए गए हैं, वहां पर दिल्ली तक जाने में आपको, या दिल्ली से वहां तक जाने में काफी परेशानी होती थी। और ये परेशानियां ऐसा नहीं है कि रिबेलियन की वजह से बस हो रही है। रिबेलियन और वॉर मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट रीजन थे, लेकिन उसके साथ आप देखने वाले कभी कभी अगर खराब मौसम भी आ जाता था तब भी बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती थी। कम्युनिकेशन रूट्स पे बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती थी। साथ में एक और बड़ी परेशानी थी, जिसको आप सोने पे सुहागा मानिए, कि मंगोल इन्वेशंस भी चालू हो गए थे, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत के लिए और चैलेंजेस बढ़ गए। ये जो मंगोल सल्तनत के इन्वेशन है, आपको समझ में आ रहा है शुरू से जो भी आपकी अलग अलग फॉरेनर्स इन्वेशन करेंगे वो सब वेस्ट से करते हैं, तो ये अफगानिस्तान के इलाके से आपको मंगोल इन्वेशंस भी देखने मिलेंगे। और यहाँ पर साथ में ये भी होता था कि आपके जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स भी कभी कभी रिवेल कर दिया करते थे अगर सुल्तान वीक हो जाए तो। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। तो सुल्तान को स्ट्रांग भी होना है, उसको अपने गैरिसन टाउन्स भी संभाल के रखने हैं, साथ में उसको मंगोल इन्वेशन को भी कहीं ना कहीं डिफेंड करना है। यहाँ पर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सुल्तान्स की, तो यहाँ आप देखें जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन है, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डाला और कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया। जो उसके पहले के जो राजा थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन गयासुद्दीन बलबन जो है वो आयरन हैंड्स की पॉलिसी लेता है। वो किस तरीके से रूल करने वाला है ये आपको समझ में आएगा। इनने बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस जैसे पेबोस और सजदा, इस तरीके की प्रैक्टिसेस चालू करवाई। ये काफी हैवी हैंड से किसी को भी पनिश करते थे अगर वो गलती करता था, क्योंकि वहां पर मंगोल इन्वेशन का बहुत बड़ी गुंजाइश थी। इसीलिए कोशिश करते थे कि अपने जो भी सुल्तनत है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, उसको स्ट्रेंथन करें।
उसके बाद आप देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और ज्यादा एक्सपेंशन होने वाला है आपके सल्तनत का। और फाइनली आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भी आपका जो सल्तनत है वो और बड़ा हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भी एक्सपेंशन होता है उसके आपको इजिप्शियंस के अकाउंट्स में भी प्रूफ्स मिलते हैं। अब मैं आपको हिंटरलैंड्स के बारे में बताना चाहूंगा। हिंटरलैंड्स क्या होगा, जो सिटी के आसपास जो आपके गांव होते हैं और भी आसपास की जो जगहें होती हैं उनको आप कह सकते हैं हिंटरलैंड्स। और ये जो है पर्टिकुलरली ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं आपकी मेन सिटी से। तो आप देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसके आसपास के इलाके को आप हिंटरलैंड कहेंगे, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, वो दूर दराज में रहेगा, वो वेल कनेक्टेड नहीं रहने वाला। साथ में मैं आपको गैरिसन टाउन समझा चुका हूं, जिसमें किलेबंदी होने वाली है, जिसमें आपके सिपाही रहेंगे और सारी फौज रहने वाली है, उसको आप गैरिसन टाउन कहते हैं। आप देखने वाले हैं जो आपकी इंटरनल फ्रंटियर्स हैं उनको भी कंसोलिडेट करने का काम किया जाएगा। बाहरी तरफ कंसोलिडेशन बलबन कर रहे थे, आपके अलाउद्दीन खिलजी कर रहे हैं, साथ में मोहम्मद बिन तुगलक भी एक्सपेंशन कर रहे हैं बाहर की तरफ, लेकिन अंदर भी जो हिंटरलैंड्स है इनको भी कंसोलिडेट किया जाएगा। आप देखने वाले हैं गैरिसन टाउन्स की जो तादाद है वो और बढ़ाई जाएगी। आसपास के इलाके के जो जंगल है उनको काटा जाएगा, गंगा यमुना के दोआब के आसपास के जंगलों को काटा जाएगा। आपके जो हंटर गैदरर्स हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो पेस्टोरलिस्ट हैं, जो जानवरों को चरा के चरवाहे की तरह जीवन जी रहे हैं, उन सबको वहां से अलग कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा उनके हैबिटेट से। यहां पर आपने देखने वाले हैं किस तरीके से जो पीसेंट्स और एग्रीकल्चर चलने वाला है उसको एनकरेज किया जाएगा। इन पीसेंट्स और इन एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को ऐसे हिंटरलैंड्स में जहां पर आपने फॉरेस्ट काटे वहां पर भेजा जाएगा। नए नए किले बनाए जाएंगे, वहां नए नए किले बनाए जाएंगे, नए नए आप देखने वाले हैं गैरिसन टाउन्स आने वाले हैं, नए गैरिसन टाउन्स आएंगे। साथ में आपकी ट्रेड रूट्स भी आने वाली हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और आप देखेंगे रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने वाले हैं। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जिस तरीके से आपने फॉरेस्ट को क्लियर करके पीसेंट्स और एग्रीकल्चर को एनकरेज किया, मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ गया। उसके बाद आपने ट्रेड को एनकरेज किया, आपने जो रूट है उसको प्रोटेक्ट किया, उससे भी आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से भी रेवेन्यू बढ़ने वाला है। तो धीरे धीरे सल्तनत ऐसे पावरफुल होती है, एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ने वाला है, और आपका ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा होगा तो भी आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। जो फर्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन है वो हमने समझ लिया कि इंटरनल फ्रंटियर्स पे एक्सपेंशन होने वाला है। अब सेकंड फेज ऑफ एक्सपेंशन में एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पे एक्सपेंशन होने वाला है। आप देखेंगे मिलिट्री एक्सपेंशंस होते हैं, आपके मिलिट्री एक्सपेडिशंस होते हैं सदर्न इंडिया में। साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी अपना एक्सपेंशन करने वाला है। साथ में आप देखने वाले हैं इस चीज का जो फाइनल एंगल मिलेगा आपको वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मिलेगा। ये जो चीज है आपकी एक्सपेंशन की इन द साउथ, ये एपेक्स पे पहुंच जाने वाली है, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाने वाली है। आपको देखने मिलेगा जो आपकी सल्तनत की आर्मी है, यहां पर हाथी देखेंगे, घोड़े देखेंगे, और साथ में स्लेव्स, गुलाम भी आपको देखने मिलते हैं, जिनका एक ही काम था, जो प्रीशियस मेटल वगैरह ये लूट कर ला रहे हैं, इन सब चीजों को आपको लेकर जाना है। साउथ से ये हाथियों को लेकर आते थे, घोड़ों को लेकर आते थे, और साथ में ये बंदियों को लेकर आएंगे, और सोना चांदी बहुत सारा लूट के लेकर आते थे, जो लाद लाद कर इन्होंने दिल्ली सल्तनत में भर दिया। और जब ये दिल्ली सल्तनत के पास इतना सारा पैसा आएगा तो वो बड़ी बड़ी आर्मीज तैयार करने वाली है। ये मैंने आपको हमेशा बताया है। हमेशा याद रखिए, आपकी अगर एम्पायर बनाने के लिए आपको इकोनॉमी चाहिए, इकोनॉमी कैसे आने वाली है, इकोनॉमिक्स कैसे बढ़ने वाली है, तो इकोनॉमी आपकी डेवलप होगी। आपने वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया तो रेवेन्यू से या फिर प्लंडर से। आप रेवेन्यू या प्लंडर से वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे। आप वेल्थ एक्यूमुलेट जब कर लेंगे तो उससे आप एक स्टैंडिंग आर्मी बनाएंगे। आप जब स्टैंडिंग आर्मी बनाएंगे तो वो आपकी आर्मी आपको किंगडम को एक्सपेंड करने में मदद करने वाली है, और यही सब होने वाला है। आप देखने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनकी राइन जो 150 साल बाद, दिल्ली सल्तनत शुरू होने के 150 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, तब तक आप देखने वाले हैं कितनी बड़ी आर्मी बन जाती है, और कितने बड़े हिस्से में, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में आपके दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल होता है। उनने लगभग हर आर्मी को हरा दिया होता है, लगभग हर सिटी को उन्होंने सीज कर लिया होता है, अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। आप देखने वाले हैं सल्तनत में टैक्स कलेक्ट किया जाएगा पीसेंट से, और इसके साथ आपको देखने मिलेगा टैक्स, जो आपका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, वो भी आपको सल्तनत में इफेक्टिव तरीके से समझ में आएगा। यहां पर मैप दिया गया है किताब में, जिसमें आपके अलाउद्दीन खिलजी ने हर साल किस तरीके के मिलिट्री कैंपेन्स किए साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली, उनको हाईलाइट किया गया है। आपको मैं बताऊं, देखिए ये 1311 में 1311 में आपके होयसाला जो वारंगल्स है, काकटियास को ये चुनौती देते हैं, यहां पर लड़ाई होती है। द्वार समुद्रम में भी लड़ाई करते हैं 1310 1311 में, होयसालास को चैलेंज करने वाले हैं। उसके साथ आप देखेंगे 1311 में तंजावुर तक पहुंच गए थे। मदुरई, पांड्यास, जो पांड्यास का पावर सेंटर था, तंजावुर जो चोलास का पावर सेंटर था, इन सबको भी चैलेंज किया जाता है। आप देखने वाले रणथंबोर है, चित्तौर है, गुजरात, मांडू, कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसको ये छोड़ने वाले हैं। ये अपना कंट्रोल एक्सपेंशन हर जगह करने वाले हैं, साउथ में करने वाले हैं, हिंटरलैंड्स में करने वाले हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, ये एक मॉस्क बनाया गया है जिसका नाम है कुवैत अल मॉस्क, कुवैत अल इस्लाम मॉस्क। यहां पर आप देखने वाले हैं ये मॉस्क और जो मीनार जो बनाई गई, इनके बारे में हम थोड़ी सी रोशनी डालें। ये मैं कुतुब मीनार की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली मैं यहां पर जो एक मस्जिद बनाई गई उसकी बात कर रहा हूं, और यहां पर जो मीनार है उसकी बात कर रहा हूं। ये बनाई गई आपकी 12th सेंचुरी में। आप देखने वाले हैं जो आपकी फर्स्ट सिटी होने वाली है दिल्ली सल्तनत की, उसका नाम था दिल्ली कोहना। ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी होगी जिसको डेवलप किया जाएगा। साथ में आप देखेंगे मॉस्क, मस्जिद बनाया जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा, और आपके अलाउद्दीन खिलजी इसको भी बड़ा करने का प्रयास करेंगे, इस मस्जिद को और बड़ा करने का प्रयास करेंगे। अब ये मंदिर या मस्जिद जो बनाए जाते थे राजाओं के द्वारा, वो हमने डिस्कस किया है, इसके रीजंस हमने डिस्कस किए हैं, वो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में समझ में आएंगे। किस तरीके से वो अपना फेथ दिखाने के लिए, अपने जो वर्शिपर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एसुएज करने के लिए, उनको अपीस करने के लिए एक्टिविटीज करते थे, अपना डिवोशन शो करते थे ईश्वर की तरफ। साथ में वो अपना पावर और वेल्थ भी दिखाते थे इन कंस्ट्रक्शंस को करा के। आप देखने वाले हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और जो इल्तुतमिश है, ये दोनों सुल्तान आपके कुतुब मीनार बनाने में काम करेंगे। फर्स्ट फ्लोर जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, और बाकी जो मीनार थी वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई। जरा हम मस्जिद की बात कर लें। जो मस्जिद है, ये जो अरबी शब्द है, मस्जिद का अर्थ होता है इंग्लिश में मॉस्क। आप जानते हैं जो मॉस्क है उसको ही आप अरबी में मस्जिद कहते हैं। इसको लिटरल इसका मीनिंग जो होता है कि जो आपके मुस्लिम्स हैं वहां पर प्रोस्ट्रेट होकर, मतलब दंडवत, ये जमीन पर अपना किस तरीके से आप सर झुकाते हैं और घुटने रखकर आप जो सर झुकाएंगे उसको कहते हैं प्रोस्ट्रेट होना। प्रोस्ट्रेट होंगे और अल्लाह की तरफ रेवरेंस शो करते हैं, ईश्वर की तरफ अपना सम्मान, अपना प्रेम शो करने वाले। और यहां पर आप देखने वाले हैं कांग्रीगेशन ऑफ मॉस्क होने वाला है, मस्जिद जामी बनाई जाने वाला है। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी जो बनाई जाएगी, वहां पर आप देखेंगे सारे मुस्लिम जो हैं वो मिलकर नमाज पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबको एक यूनिटी की फीलिंग दी जा रही थी, क्योंकि जो आपके सारे मुस्लिम्स हैं वो अलग अलग सेक्शंस को बिलोंग करते थे, कोई टर्क्स थे, कोई अफगान्स थे, इसलिए उनमें एक कॉमन फीलिंग लाने के प्रयास किया जा रहा था। आप देखने वाले हैं जो आपके लीडर्स हैं, इमाम कहलाते थे, जो थियोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते थे, जो इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते थे, उनको प्रेयर का रिचुअल्स करने पड़ते थे। साथ में वो हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को खुतबा पढ़ा करते थे, जो कि एक तरीके का सरमन हुआ करता था। आप देखेंगे जब प्रेयर्स हो रही हैं, वहां पर जो मुस्लिम्स हैं वो मक्का की तरफ फेस करने वाले हैं। मक्का जो वेस्ट में है, हमारे इंडिया से अगर हम बात करें तो वेस्ट में ये फेस करने वाले हैं, और जहां वेस्ट में वो फेस कर रहे हैं उस चीज को किबला कहा जाता था। तो ये जो प्रैक्टिस है वेस्ट में देखने की, मक्का की तरफ देखने की, उसको किबला कहा जाता है। कुछ और मॉस्क है इंपॉर्टेंट जिनकी मैं बात करूं तो एक मॉस्क का नाम है बेगमपुरी मॉस्क। जो बेगमपुरी मॉस्क है जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के राज के समय बनवाया गया था। यहां पर आप देखने वाले हैं एक और मेन मॉस्क आता है जो जहांपना नाम से, इसका नाम था द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए ये सेंचुरी है। इस तरीके से नए कैपिटल में एक मॉस्क बनाया गया था। और भी बहुत सारे मॉस्क आपके दिल्ली सल्तनत में बनते हैं, और सिर्फ दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आप देखने वाले हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहां जहां इनका कंट्रोल था वहां वहां ये मस्जिद बनाने का काम करते हैं, और ये अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्लेम करने का प्रयास करते हैं कि ये प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम है, ये मुसलमान के और इस्लाम के प्रोटेक्टर्स हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं इन मस्जिदों बनाने से वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करना चाह रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे मुस्लिम्स के बारे में जो मैंने बताया, जो बिलीफ सिस्टम होने वाला है और जो कोड ऑफ कंडक्ट होने वाला है ये कॉमन है, ये दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरिड बैकग्राउंड से आने वाले हैं। जो तमाम मुस्लिम्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे। आपके टर्किश मुस्लिम्स होंगे, अफगान मुस्लिम होंगे, इंडियन मुस्लिम होंगे, दक्कनी मुस्लिम्स होंगे, इस तरीके से बहुत सारे मुस्लिम्स थे। उन सब के अंदर एक सेम बैकग्राउंड, एक सेम अंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिटी का सेंस जनरेट करने के लिए ये मॉस्क बनाए जाते थे। आप ये मोती मस्जिद देखिए जो लोधीस के द्वारा बनाई गई, पर्टिकुलरली जो सिकंदर लोधी हैं उनके द्वारा ये बनाई गई, इसका नाम है मौत की मस्जिद। उसके बाद एक और चीज है जमाली कमाली, जो मॉस्क बनाया गया था 1520 के आसपास। यहां पर अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन किया जाता है आपके खिलजीस के द्वारा और तुगलक्स के द्वारा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खिलजीस की। तो यहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले देख लीजिए। आपका जो दिल्ली सल्तनत है, स्पेशली आप इल्तुतमिश की बात करें तो यहां पर स्लेव्स को काफी स्पेशल माना जाता था, इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इनको खरीदा जाता था मिलिट्री सर्विस के लिए, लड़ाने के लिए और लड़ाइयां जीतने के लिए। आपने अगर पद्मावत देखी होगी तो उसमें भी मलिक कफूर करके एक स्लेव दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ये जो मिलिट्री के लिए तैयार किए जाते थे स्लेव, उनको आप बंदगान कहते थे पर्शियन में। पर्शियन भाषा में मिलिट्री के लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए डेवलप्ड स्लेव्स को बंदगान कहा जाता था। इनका काम था काफी केयरफुली इनको ट्रेन किया जाता था।
इनको ट्रेन किया जाएगा जान लेने के लिए, जान देने के लिए। और इनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे पॉलिटिकल ऑफिस में भी पावर दिया जाता था। ये अपने जो मास्टर है उस पर टोटली डिपेंड हुआ करते थे, और जो आपका सुल्तान है ये इन पे बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला है, और ये भी आंख बंद करके इस पे भरोसा करेगा, और सुल्तान भी इस पे डिपेंडेंट है। तो एक म्यूचुअल रिलेशन था स्लेव और मास्टर का। स्लेव जो है वो मास्टर पे डिपेंडेंट था, और मास्टर भी बहुत सारे कामों के लिए आपके स्लेव पर डिपेंडेंट था। यहां पर आप देखने वाले हैं जो सुल्तान है उसको एडवाइस दी जाती है किस तरीके की, ये हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या एडवाइस दी जाती है सुल्तान को? सुल्तान को ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको एक बढ़िया स्लेव मिल जाए आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ टाइम में, अगर आपको एक अच्छा स्लेव मिल रहा है तो आप बड़े किस्मत वाले हैं। यू हैव अ गुड लक इफ यू हैव अ गुड स्लेव। अगर आपको एक वर्दी और आपको एक अनुभवी स्लेव मिलने वाला है, इफ यू हैव अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इट इज बेटर देन अ सन। ये चीज कही जाती है कि अगर आपको एक अच्छा स्लेव मिल जाए, अच्छा गुलाम मिल जाए, तो आपका ये गुलाम आपके बेटे से भी बढ़कर होने वाला है। इस चीज की आपको सलाह दी जाती है।